प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 विषय इकोनॉमिक्स परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। 2004 से लेकर 2023 तक के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को संग्रहित करके मैंने ये तैयार किया है, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होती है। मतलब ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र, ये एच है, इसकी ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है और उठा हुआ इधर होता है। इसको हम लोग नतोदर कहते हैं, कॉनकेव। तो इसके पीछे क्या कारण है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को नतोदर होने का कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। उत्पादन संभावना वक्र में दाएं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। कहने मतलब ये उत्पादन संभावना वक्र, और यदि इधर ये खिसक गया तो ये तकनीकी प्रगति या साधनों में वृद्धि के कारण उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। वहीं उत्पादन संभावना को बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। यदि वक्र इधर की ओर आ गया तो ये संसाधनों में कमी या तकनीकी अवनति को बताएगा। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय y वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है, जो कि x वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है जब संसाधनों को y से x की ओर विवर्तित किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है, सीमांत अवसर लागत बराबर डेल्टा y की हानि बटा डेल्टा x की वृद्धि। चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, इधर आपका x वस्तु, इधर है y वस्तु। यदि हमको x वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है तो जो हम y वस्तु में साधन OA लगाए हुए थे उसको कम करके OB कर देंगे, और x वस्तु में जो साधन मेरा OC लगा था वो बढ़कर OD हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा y माइनस डेल्टा y कहने का मतलब है कि y से साधन में कमी की गई है, और प्लस डेल्टा x का मतलब है कि x वस्तु को उत्पादन के लिए साधन में वृद्धि की गई है। तो चित्र में x वस्तु की OC मात्रा को बढ़ाकर OD करने के लिए y वस्तु में OA से OB कमी करनी होगी, अर्थात साधन को y से हटाकर x के उत्पादन में लगाना होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टिपरक तथा समष्टिपरक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ व्यष्टि या समष्टि भी केवल लिखा रह सकता है। तो पहला अंतर है, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि में पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो मतलब व्यष्टि को हम लोग इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं, जो ग्रीक शब्द माइक्रस से बना है। इसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, जबकि अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम बंटवारे से होता है, जबकि इसका उद्देश्य रोजगार और विकास से होता है। इसकी मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि इसकी मुख्य समस्या आय और रोजगार का निर्धारण है। इसका मुख्य उपकरण मांग व पूर्ति है, जबकि इसका मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना आसान होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को समझना कठिन होता है। इसमें आवंटन जरूरी होता है, इसमें आवंटन को स्थिर माना जाता है। अगला है, अवसर लागत की परिभाषा दे। तो किसी साधन के अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। मान लीजिए संसाधनों के एक निश्चित सेट के दो प्रयोग है। यदि प्रयोग एक में उत्पादन का मूल्य 400 रुपया तथा प्रयोग दो में उत्पादन का मूल्य 500 रुपया है, तो उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समान बुद्धि की बात है कि संसाधनों को प्रयोग दो में लगाया जाएगा। अगला है, उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं कि शर्तों एवं मान्यताओं को लिखिए। अथवा क्वेश्चन रहेगा, परिणात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत एक वस्तु या दो वस्तु के संपर्क में उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करें। या फिर रहेगा, केवल एक वस्तु खरीदने की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति पर कैसे पहुंचता है, सीमांत उपयोगिता अनुसूची की सहायता से समझाए। या फिर रहेगा, उपभोक्ता संतुलन का समान सिद्धांत बताएं। तो उपभोक्ता संतुलन को मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। उनके अनुसार कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस ढंग से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मतलब आपके पास पैसा है, आप उसको ऐसा खर्च कीजिएगा जिससे आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना बराबर आपको उपयोगिता मिलना चाहिए, तो अब आप संतुलन में रहिएगा।
मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन के लिए 2 सिद्धांत दिया। बच्चों ये जो लिखा हुआ है उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, मैं कुछ अपने से भी बोल दे रहा हूँ। तो मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन के 2 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला है मूल्य बराबर सीमांत उपयोगिता, मतलब एक वस्तु पर। कहने मतलब है जिस बिंदु पर मूल्य और सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होगा वह संतुलन बिंदु कहलाएगा। जैसा कि यह फॉर्मूला है संतुलन का, पी एक्स बराबर एम यू एक्स बट्टा एम यू एम। पी एक्स जो है एक्स वस्तु की कीमत है, एम यू एक्स एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, एम यू एम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। तालिका से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स वस्तु की इकाई दिया हुआ है, 5 इकाई का क्रय किया जाता है। तो पहला वस्तु का जब हम उपभोग करेंगे, मतलब एक्स वस्तु मतलब रोटी, रोटी का पहला उपभोग करेंगे तो हमको 50 उपयोगिता मिलेगा। रोटी का कीमत 20 रुपया फिक्स है, मतलब प्रत्येक रोटी का दाम कितना है, 20 रुपया। आपको उपयोगिता कितना मिलेगा, तो 50 में 20 को 50 में घटा दीजिए तो 30 मिलेगा। फिर दूसरा रोटी जब खाइएगा तो आपका सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घट जाएगी, अब 40 मिलेगा। और दाम है 20, 20 में 40 को घटा देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। फिर 30 है, 20 में 30 को घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 29 लिखा हो, यहाँ 20 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा इकाई जब आप रोटी का क्रय कीजिए तो आपको 20 उपयोगिता मिलेगा और आप उसके लिए 20 मूल्य भी दे रहे हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अधिक बराबर हो। इसका मतलब जितना आप मूल्य दे रहे हैं उतना ही आपको उपयोगिता मिल रहा है। इसका मतलब चौथा इकाई पर उपभोक्ता संतुलन होगा, क्योंकि जित मूल्य और प्राप्त होने वाली उपयोगिता यहाँ बराबर हो रही है। उसके बाद देखिए आपका अनुपयोगिता मिल रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका मूल्य का रेखा, ये है आपका सीमांत उपयोगिता रेखा, दोनों कट रहा है कहाँ, ई बिंदु पर। ई बिंदु पर बराबर हो रहा है, इसका मतलब है कि उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा, तो वस्तु का ओपी मूल्य देगा और ओएम मात्रा क्रय करेगा तो वो संतुलन में रहेगा। यदि उससे क्रम कम, मतलब ओएम से कम ओएम वन अगर वो क्रय करता है तो देखता है उसके लिए मूल्य कम देना पड़ रहा है वस्तु के लिए, और उपयोगिता क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ तक उपयोगिता मिल रहा है जबकि मूल्य यहीं तक दे रहा है, तो वो क्रय की मात्रा को बढ़ा देगा। और यदि OM2 मात्रा खरीदता है तब देखता है मूल्य ज़्यादा देना पड़ा जबकि उपयोगिता उसको कम मिल रही, तो वो पीछे की ओर लौट जाएगा। तो हर हाल में संतुलन कहाँ होगा, जहाँ पर मूल्य और सीमांत उपयोगिता, मतलब ये मूल्य का रेखा और सीमांत उपयोगिता रेखा जहाँ आपस में बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। अब दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इस नियम के अनुसार कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोग में ला सकता है, तो वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोग में इस प्रकार बांटेगा कि सबसे मिलने वाले सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 5 इकाई है। अब पहला इकाई अगर उसका उपभोग कर रहा है तो देख रहा है एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है, मतलब 2 वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए आम है, ये केला है। अब पहला वस्तु का क्रय करेगा तो उसको 15 उपयोगिता मिलेगा, इससे भी 15, दूसरा से 12, इससे 11, इससे 10, इससे 8, फिर इससे 8, इससे 7, इससे 6, इससे 5। अब क्या करें, पहला रुपया से क्या करें, ये दोनों में तुलना करेगा किससे ज़्यादा उपयोगिता मिल रहा है। तो यहाँ देख रहा है कि दोनों से बराबर उपयोगिता मिल रहा है। तब वहाँ देखेगा पसंद कौन है, तो मान लीजिए एक्स वस्तु को वो पसंद किया तो पहला इकाई से वो एक्स वस्तु को क्रय कर लेगा। अब दूसरा इकाई से क्या करेगा, तो यहाँ 12 है, इसमें मिल रहा है 15, इसलिए दूसरा इकाई से वाई वस्तु क्रय करेगा, तीसरा से एक्स वस्तु क्रय करेगा, चौथा से वाई वस्तु क्रय करेगा और पांचवा से एक्स वस्तु करेगा। उसका पैसा अब खत्म हो जाएगा। तो दोनों वस्तु से वो क्या करेगा, दोनों वस्तु का उपभोग करेगा और वो संतुलन में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा एम यू एक्स बट्टा पी एक्स बराबर एम यू वाई बट्टा पी वाई बराबर एम यू एम। कहने मतलब एम यू एक्स जो है एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है, पी एक्स जो है एक्स वस्तु का क्रय मूल्य है, एम यू वाई वाई वस्तु से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता, पी वाई वाई वस्तु का क्रय मूल्य है। मान्यताएं। तो उपभोक्ता संतुलन की मान्यता क्या है, तो उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, उपयोगिता संख्या में मापा जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है और बाजार पूर्ण प्रतियोगी होता है। इसकी आलोचना की गई है कि उपयोगिता को हम लोग संख्या में नहीं माप सकते हैं, उपभोक्ता जो है हिसाबी स्वभाव का नहीं होता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है, और कुछ टिकाऊ वस्तुएं जैसे भवन जमीन पर सीमांत उपयोगिता गणना करना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें, या क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग रेखा के नीचे झुकने के लिए कैसे उत्तरदायी है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की थी। इनके अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है
उसके उपभोग में लगातार वृद्धि करने से उसकी उपयोगिता घटने लगती। कहने मतलब है कि आप आपको भूख लगा हुआ है, पहला रोटी खाइएगा तो आपको 4 उपयोगिता मिलेगा, दूसरा रोटी तुरंत ही खाना होगा तो आपको 3 उपयोगिता मिलेगा, तीसरा रोटी खाइएगा तो आपको 2 उपयोगिता मिलेगा, चौथा खाइएगा तो 2 उपयोगिता मिलेगा, पाँचवा खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा। ज़बरदस्ती अगर खाइएगा तो फिर उससे अनुपयोगिता मिलेगा, मतलब माइनस में चले जाएगा, फिर और खाइएगा तो और माइनस में चल जाइएगा। कहने मतलब है कि लगातार हम उपभोग करेंगे एक ही वस्तु का तो उससे जो हमको संतुष्टि मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है, वो क्या होगी, घटने लगेगी। तो इसको हम लोग इस तालिका के आधार पर हम लोग इस ग्राफ को बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, इधर ये रोटी की इकाई, इधर लिए सीमांत उपयोगिता का, तो 1 पर 4, तो 1 पर यहाँ पर 1 पर 4 दर्शाया गया, मतलब यहाँ 2 पर कितना 3, तो 2 पर यहाँ पर आपका 3 है, फिर 3 पर 2 तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ पर इस तरह बिंदु को सब मिलाएंगे तो हमको एक वक्र प्राप्त होगा जो सीमांत उपयोगिता बताता है, जो नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो चित्र में एमयू सीमांत उपयोगिता की रेखा है जो रोटी की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बताकर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट करती है। व्यक्ति की पहली रोटी से 4, दूसरी से 3, तीसरी से 2, चौथी से 1 उपयोगिता मिलती है जो उसकी भूख की पूर्ण संतुष्टि का घोतक है। अतः चित्र यह भी दिखलाता है कि उसे 5वीं रोटी पर 0 तथा छठी और 7वीं रोटी पर क्रमशः -1 और -2 के बराबर ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर अगली रोटी की इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता एमयू के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। अधिक सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा मांग होगी, जबकि कम सीमांत उपयोगिता पर कम कीमत और मांग होगी। चूंकि एमयू रेखा ऊपर से नीचे झुकी रहती है, इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे की ओर झुकी रहती है। इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, तो उपभोक्ता विवेकशील है, उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है और बाजार पूर्ण प्रतियोगी होता है। इसकी आलोचना है कि उपयोगिता संख्या में नहीं मापा जाता है। उपयोगिता ह्रास नियम में व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया गया है जो उचित नहीं है। व्यक्ति सदैव विवेक से काम नहीं करता बल्कि वह सामाजिक रीति रिवाज, फैशन, मन के उमंग के बहाव में वस्तुएं खरीदता और उसका उपभोग करता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है और आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि की मान्यता ही गलत है। उपभोग की अवधि लंबी होने पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम का विश्लेषण विस्तार में करें तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख करें। अथवा 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 अथवा, मतलब ये सब अथवा में क्वेश्चन है। ये कंप्लीट आंसर मैं आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। तो मांग का नियम क्या है, तो मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। मतलब अगर किसी वस्तु का मूल्य ज़्यादा रहेगा तो उसका मांग कम होगा। जैसे 8 जब मूल्य है तो उसका 2 होता है, जब घट कर वो 6 रुपये उसका दाम होगा तो 3 इकाई का मांग किया जाता है। तो जैसे जैसे मूल्य घटता है उसका मांग क्या होता है, बढ़ता जाता है। और मूल्य बढ़ता है, जैसे 2 से अगर मूल्य बढ़कर 4 हो गया तो मात्रा घटकर 5 से 4 हो गया। तो मूल्य घटने से मांग बढ़ता है और मूल्य बढ़ने से मांग घटता है। तो दोनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तालिका से स्पष्ट है कि जब कीमत घटती है तो वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। चित्र को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का कोई वक्र बनेगा जो क्या है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, जो बताती है कि मांग की रेखा क्या है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। इसका मुख्य कारण है कि मूल्य और मांग मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, जिसके कारण यह ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। अब मांग के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहता है अन्य बातों के समान रहने का क्या मतलब है, व्याख्या करें। इस तरह भी क्वेश्चन देगा। तो जो क्वेश्चन आपको पूछेगा उस वही पार्ट को आपको छूना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे मांग के नियम का विश्लेषण विस्तार में करें, इसकी सीमा बताए। तो मांग के बारे में बताना और इसका सीमा बता देना, बाकी सब छोड़ देना है। या मांग के नियम को बताएं, अन्य बातों के समान रहने पर क्या मतलब है, जिस पर यह नियम आधारित है। तो मांग का नियम के बारे में बताना और इसकी मान्यता को केवल लिखना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यह है मांग के निर्धारक तत्वों को बताएं, तो मांग के नियम के बारे में केवल यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे और इसको निर्धारित करने वाले तत्व के बारे में ही लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देना है। तो जो पार्ट पूछेगा वही पार्ट का आपको आंसर देना है, पूरा नहीं छाप देना है। तो ये है, आपको अन्य बातों समान रहने पर क्या क्या लिखना है। तो पहला कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए।
प्रतिस्थापन की वस्तु को उत्पादन नहीं होना चाहिए, दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, निम्न कोटि की वस्तु का नहीं होना चाहिए। अब है यहाँ मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। यदि ये पार्ट पूछेगा तो आप इसी का केवल आंसर दीजिएगा, बाकी ऊपर वाला आपको छोड़ देना है। तब तो मांग को प्रभावित करने वाला कारक कि कब मांग अधिक होगा कब मांग कम होगा, उसको लोग मांग में प्रभावित करने वाले तत्व या कारक बोलते हैं। तो आय में परिवर्तन, यदि आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, आय घटेगा तो मांग घटेगा। मूल्य में परिवर्तन, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। जनसंख्या में परिवर्तन, ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो मांग बढ़ेगा, कम जनसंख्या पर मांग घटेगा। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन, गर्मी का दिन में क्या होगा तो छाता और ठंडा पेय पदार्थ का मांग बढ़ेगा, जबकि ठंडा का दिन में स्वेटर गर्म कपड़ा इस सब का मांग बढ़ेगा। अनुमान में परिवर्तन, यदि भविष्य में कोई वस्तु का नहीं मिलने का संभावना रहेगा तो उसका मांग बढ़ेगा। फिर छठा, आय के वितरण में परिवर्तन, आदत रुचि और फैशन में परिवर्तन, और आठवां विज्ञापन। तो आपको 5 पॉइंट भी लिखिएगा, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। मांग के नियम के अपवाद या सीमाएं, मतलब मांग का नियम कब काम नहीं करता। मांग का नियम क्या है कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा, ये मांग का नियम है। लेकिन मांग का नियम का अपवाद क्या है कि मूल्य बढ़ने पर मांग भी बढ़ेगा और मूल्य घटने पर मांग भी घटेगा, तो इसको मांग का नियम का अपवाद कहते हैं। मांग का रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, लेकिन गिफन गुड्स में या घटिया वस्तु मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है, इसको हम लोग मांग का अपवाद कहते हैं। यहाँ कह रहा है कुछ विशेष परिस्थिति में मूल्य के घटने पर मांग भी घटती है तथा मूल्य के बढ़ने पर मांग घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था मांग की रेखा नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ती है, इसे मांग का अपवाद कहा जाता है। तो ये चित्र को आप देख सकते हैं। चित्र में मांग वक्र नीचे से दाहिनी ओर बढ़ती है। इसका कारण है कि जब मांग का नियम कार्यशील नहीं हो पाता है। क्या क्या कारण है कि जब मांग का नियम काम नहीं करेगा, तो पहला कारण है भविष्य में किसी वस्तु के ना मिलने की आशंका। दूसरा, बहुमूल्य तथा सामाजिक सामान वाली वस्तु, अज्ञानतावश अनिवार्य वस्तुओं में, आदत की वस्तु में और विशेष अवसर में मांग का, ये सब अवस्था में मांग का नियम काम नहीं करता है।